आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। मलिक रियाज वो शख्स जिसके नाम के ऊपर बड़े बड़े टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स में बीप लग जाती है, अब नैब के रडार पर है। नैब ने कल एक एलामिया जारी किया जिसके अंदर ये कहा गया कि मलिक रियाज की जो स्कीम्स हैं नई वाली, वो गैर कानूनी कब्ज़े की स्कीम्स हैं, इसके ऊपर आप इन्वेस्ट ना करें। दुबई के अंदर जो उसने स्कीम लॉन्च की है उसके अंदर इन्वेस्ट किया तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी। ये भी बताया कि मुमकिन तौर पर नैब मलिक रियाज को एक्स्ट्राडाइट कर सकती है। 190 मिलियन अलकादर ट्रस्ट के केस में मलिक रियाज का नाम आपने सुना होगा, लेकिन मलिक रियाज पाकिस्तान की सियासत, सहाफ़त, मईशत, कानून, आइन, इन तमाम मामलात के अंदर अपने बिज़नेस की वजह से उलझा रहा है। उसका बिज़नेस कोई सीधा बिज़नेस नहीं रहा। अब नैब के एलामिया के बाद हमने ये देखना है कि क्या वाक़तन मलिक रियाज की पकड़ होगी। मुल्क में वो मौजूद नहीं है, अपना बड़ा सरमाया मुल्क से निकाल के वो जा चुका है। यूके में उसकी एंट्री बंद है, लेकिन तुर्की और यूएई में उसने अपने आप को दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। इसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 4 सहाफ़ियों का पैनल होगा, इसका तारुफ मैं उस वक्त करवा दूंगा। बड़ी ख़बर और ये भी है कि हुकूमत वक्त के सामने चैलेंजेस ज़्यादा हैं। कोरम पूरा होने का चैलेंज बमुश्किल पूरा हुआ आज, लेकिन इसके साथ साथ जो मुज़ाकरात थे PTI से, उनकी कश्ती डोल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर 28 तारीख तक आपने कमीशन नहीं बनाया 9 मई और 26 के वाक़यात के ऊपर, तो फिर हम चौथी मीटिंग नहीं करेंगे। बहरहाल हुकूमत ने एक ज़ैली कमेटी बनाई है। पीपल्स पार्टी के साथ भी उनके मामला चल रहे हैं। मलिक रियाज के ऊपर भी एक डिबेट चल रही है जिसके ऊपर हुकूमत ने कोई एक्शन लेना है। तो इस हिस्से में राना सनाउल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वज़ीर आज़म का मशीर बराए सियासी अमूर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, उनका शुक्रिया। हम नून और पीपल्स पार्टी के मामलात को भी टेकअप करेंगे। शाज़िया मरी हमें ज्वाइन करेंगी, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। राना साहब से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, आप चूँकि वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर हैं, PMLN के मरकज़ी लीडर हैं, तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें पूछनी है। लेकिन पहले मैं ज़रा टॉक्स के बारे से मैं जानना चाहूँगा कि उमर अयूब ने जो ट्वीट किया है, नो कमीशन कॉमा नो निगोशिएशंस। हामिद रज़ा साहब ने भी कह दिया जी कि अगली मीटिंग नहीं होगी अगर आपने कमीशन नहीं बनाया। अब आप ज़ैली कमेटी वगैरह तो आपने बनाई है, लेकिन आपको लगता है कि उनकी तरफ से मामला ख़त्म है, कमीशन तो आपने बनाना नहीं है इतनी जल्दी? नहीं, देखें, ये उनका रवैया जो है ये कोई सियासी जमात वाला रवैया तो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस तरह से बिहेव तो नहीं करती। यानी अगर वो हमारे साथ एक मीटिंग, 3 मीटिंग्स की हैं, एक और मीटिंग कर लेंगे, और जिस तरह से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे अपना चार्टर ऑफ डिमांड हमें दिया है, उसका जवाब हमसे वसूल करके उसके ऊपर अगर कोई 10 मिनट बात भी कर रहे हो तो इससे उनका क्या चला वो कहते हैं फ़ायदा है नहीं, आपने मुलाकात नहीं चले नहीं तो अगर मीटिंग नहीं करेंगे तो फिर कौन सा उनका फ़ायदा होने वाला है? वो कहते हैं हम एहतजाज करेंगे। नहीं, एहतजाज तो नहीं, तो एहतजाज से कौन रोकता है उनको? वो मीटिंग में जाने से पहले भी एहतजाज करें, मीटिंग के दौरान भी कर लें, अगर करना हो तो बाद में फिर दोबारा कर लें। वो कहते हैं बेफ़ायदा सिटिंग है। मामला ये, तो फिर किस बात में उनको फ़ायदा है? यानी अगर वो मीटिंग हमारे साथ नहीं बैठेंगे तो फिर उनका कौन सा फ़ायदा होने जा रहा है? लेकिन उनको अपना रवैया एक सियासी जमात जैसा उनको रवैया रखना चाहिए। 2014 के धरनों से लेकर आज तक आप आ जाएं, उनमें यही कमी है कि दे नेवर बिहेव लाइक ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। यानी देखे ना जी, हमने ये आपको दे दिया है, बस जी आप ये करें, वरना ये वरना वाला मामला जो है वो सियासत में ज़रूरत, आप पावर में है तो आपकी ज़रूरत ज़्यादा है उनको एंगेज रखने के लिए। ठीक है, अगर वो नहीं बिहेव कर रहे हैं आपके ख्याल में जमहूरी जमात की तरह, तो आप कह दें जी कि हम कमीशन को वाक़तन देखना चाहेंगे, कमीशन बन भी सकता है, लेकिन आइए बैठे बात करें। आपकी तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं होती? नहीं, मामला ये है कि जब हमने उनके साथ जब मीटिंग की तो हमने उनको कहा कि जी आपने हमें तहरीरी तौर पे ये बाकायदा उमर अयूब साहब ने वो फ़ाइल जो है वो स्पीकर साहब को पकड़ाई, फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, और उसके बाद हम तो चाहते थे कि इसका हम जवाब दें और ये दोनों, उनकी बात और हमारी बात जो है उसके बाद मीडिया को जाए। उन्होंने हमें देने से पहले मीडिया को दे दी, इसलिए फिर हमें भी कुछ थोड़ा उसका फिर जो है वो अपना मौक़िफ़ या जवाब देना पड़ा। तो मामला ये है कि अगर इस तरह से जो एक तरीक़ाकार है, मीटिंग्स का यही तरीक़ाकार होता है, वो हमसे जवाब मौसूल करें, उसके ऊपर उनका फिर एतराज़ है, उसके ऊपर उनकी गुफ्तगू है, इट मिल कि जब हम बैठ के बात करें तो कोई कंसेंसस पॉइंट आ जाए। मीटिंग का एक और भी तरीका है कि आप आर्मी चीफ से जाके मिलने, जो कि उन्होंने मुलाकात की, और बैरिस्टर गौहर का मानना ये है कि जी हमने तो उनके साथ इंगेज किया, सवाल जवाब भी हुए,
क्या मुलाकात के बारे में प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया? वो मैं खबर देख रहा था। देखें, आर्मी चीफ से जो मुलाकात, अगर वो समझते हैं कि उस मुलाकात की वजह से उनको हमारी मुलाकात की ज़रूरत नहीं है, तो भले ये उनका फ़ैसला है, लेकिन मैं ये बात आपको बिल्कुल, ये मेरी बात आप नोट कर लें। पॉलिटिकल मैटर्स ने जब भी रिजॉल्व होना है, इन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पॉलिटिकल पीपल ही होना है। इस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी इनके साथ बैठ के सियासी मामलात को तय नहीं करना। ये उनकी तरफ से बिल्कुल बड़ा वाज़ेह पैगाम है, हमें भी है और इनको भी है। ये खामखा किसी जो है वो अबहाम में रहें तो इनकी मर्ज़ी है। तो आर्मी चीफ ने जो ब्रीफिंग दी प्राइम मिनिस्टर में को, उसमें ये बताया कि मामला सियासी बिल्कुल भी नहीं था। देखें, इसमें उनका स्टांस जो है, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की एक तरफा र्यूमर्स की वजह से जो है वो किसी को कोई जवाब देने या ब्रीफिंग देने की जो है वो ज़रूरत महसूस हो। लेकिन आपके उनका बड़ा दो टोक मामला है कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठें, पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर किसी नतीजे पे पहुँचें। हमें एतराज़ नहीं है, बल्कि हमें खुशी है। हमारा मैंडेट नहीं है, हम पॉलिटिकल नेगोशिएशन नहीं करेंगे। रही बात 9 मई की, तो 9 मई क्योंकि उनके ऊपर, यानी वैसे तो हमला खैर शुहदा सभी के हैं और अदारा भी सभी का है, लेकिन वो समझते हैं कि हमारे घरों के ऊपर, हमारी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला हुआ है। तो उस बारे में जो बात है उसका भी उन्होंने, इनको नुस्खा जो है वो 8 मई को DGISPR ने बता दिया था कि पहले सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगें और उसके बाद फिर आए आगे। लेकिन हाँ साहब, इसमें आपको एक तजाद नज़र आता है कि जब आप सियासी जमात की क़यादत को ये कहते हैं कि माफ़ी मांगें और उसके बाद हम इन केसेस को देखेंगे, तो अगर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या है फिर? नहीं तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट कैसे? आप मेरे घर को आग लगा दें और मैं आपसे सुन लेना, आप मेरे घर को आग लगाएं और उसके बाद कहेंगे ये तो आपने खुद ही लगा ली है। तो मैं आपसे ये भी मुतालबा, यार इस ऑब्नॉक्शियसनेस की जो है कम से कम आप माजरत करें। मैं ये नहीं, मैं एतराज नहीं कर, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जब वो ये स्टैंस ले लेते हैं तो आप पॉलिटिक्स के अंदर तो फिर घुटनों के बल खड़े हो गए ना। फिर कैसे खड़े हो गए? क्योंकि आपने एक पॉलिटिकल जमात को कह रहे हैं कि हमसे माफी मांगे। नहीं, पॉलिटिकल जमात को नहीं कह रहे, वो उन क्रिमिनल्स को कह रहे हैं, वो क़यादत को कह रहे हैं। जब क़यादत ने माफी मांगनी है तो फिर क़यादत ने भेजा ना उनको। यानी उनका मौक़िफ़ जो इस वक्त 9 मई हमारी साइड पे या उनकी साइड पे मौक़िफ़ ये है कि ये लोग जो हैं ये खुद से नहीं गए। आप मुझे बताएं ना कि चलें, जो लाहौर है, लाहौर जो ज़मा पार्क है, वहाँ से चंद अगर पीछे से जाएं तो मेरा ख्याल है कि 500-700 गज़ है, और अगर सीधा सड़क से भी जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1000 गज़ पे जो है वो गवर्नर हाउस है। चलो किसी जगह पे कोई गवर्नर हाउस चला जाता, कोई चीफ मिनिस्टर हाउस चला जाता, किसी जगह पे चलें कोई कोर कमांडर हाउस पे भी चला जाता। सारे लोग जो है वो बाकायदा जो है वो एक तयशुदा मंसूबे के मुताबिक एक ही सिमत और एक ही यकसू हो के एक जगह पे गए। लेकिन ये देखिए, लॉजिस्टिक्स तो हमें पता है, लेकिन ये मामला जब आप ऐसे बयान करते हैं तो फिर आप फौज को सियासी निगोशिएशंस के टेबल से हटा नहीं सकते। मतलब आप एक पोजीशन ले लें, चलें ठीक है, फौज ने भी ले ली। नहीं, 9 मई कौन सी सियासत है? नहीं, उसके ऊपर आपने उसको रिजॉल्व करवाना है ना जी। तो फिर आपने अगर रिजॉल्व करवाना नहीं, दैट इज अपना वो तो क्राइम है। वो नेगोशिएशंस के टेबल पे नहीं है। 9 मई जो है, तो उनकी डिमांड है, कमीशन बनाया है। नहीं, उनकी डिमांड हो सो हो, उसका हम जवाब देंगे। 9 मई जो है वो एक क्राइम है, एक क्रिमिनल एक्ट है। उसकी या सजा हो सकती है या माफी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो 26 क्या है? लेकिन उसमें सियासत क्या है? 26 क्या है? 26 को जो यहाँ पे वो क्या था? तो 26 को नहीं, आप मुझे, वो भी क्राइम है ना? नहीं तो क्या इस्लामाबाद पे वो फूल बरसाने आ रहे थे? नहीं, क्राइम है ना। सर से कफन बांध के, तो इसका मतलब है कि सर से कफन बांध के जनाजों का कह के कि हमारे पढ़ लीजिएगा, वो क्या करने आ रहे थे? मेरा से आपको सबक समझ ले, मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो भी क्राइम था, 9 और 26 भी क्राइम था, जो कि आपके बयान के मुताबिक क्राइम था और हम भी समझते हैं बादी नजर में क्राइम थे, तो फिर आपने कमीशन तो नहीं बनाना ना इसके। देखिए, इसका मतलब आपने उनकी डिमांड उड़ा दी ना। फिर सुन लेना, बात ये है कि एक जो नेगोशिएशन कमेटी है, एक सब कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, उसका जवाब जब तक तैयार हो के सिग्नेचर हो के
वो हैंड ओवर नहीं होता उस वक्त तक मेरे लिए ये मुनासिब तो नहीं है कि मैं नहीं कहूँ या हाँ कहूँ। तो आपने क्या तो दिया है अभी। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। अब तुसी तो कहो मैंने यही कहा है कि हम उनको जवाब तुसी कहो देंगे। मरिया नहीं आंकड़े आएगा, लेकिन क्या तुसी यही रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हो सकता है मेरा मौक़िफ़ हो, वहाँ पे 7 लोग और बैठे हैं, हमारे अलाइज बैठे हैं। तो वो ये कहेंगे हो कि सकता जुर्म नहीं है। हो सकता है कि वो इसमें जो है वो कोई और राय दे दे। ठीक। लेकिन मामला ये है कि हम देखें, आप मुझसे सवाल करें और जवाब कहें जी मैंने सुनना ही नहीं है, मैंने लेना ही है, या मेरी पसंद कौन का है तो जवाब दे। कौन सही, ये तो बात नहीं। अच्छा चल ठीक है, तो आपके ख्याल में अगर वो उठ के चले जाते हैं तो आप क्या करेंगे फिर? मतलब आप कहेंगे कि नहीं तो ना से, फिर ये आपका रवैया होगा? देखें, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैं तो ये समझता हूँ कि बिल आखिर अगर सियासी कज़िया तो है ना, 2014 से है, 24 आ गया, 10 साल हो गए हैं, और 10 साल में ये पहली दफ़ा वो हमारे साथ बैठे हैं। इससे पहले हम हमेशा बैठने को तैयार हुए हैं। हम पुलवामा पे जाके पूरी हमारी लीडरशिप जो है वो हमने कम से कम जो है वो 1.5 घंटा इनका इंतज़ार किया है। ये वहाँ पे भी नहीं है कि जी अगर मैं जाऊँगा तो मुझे इनसे मिलना पड़ेगा। तो वो पहली दफ़ा हमारे साथ बैठे हैं। लेकिन हमारा हमेशा ये सोच, ये सांस रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में डायलॉग करना चाहिए। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं तो चलती। वो अगर हमारा ये वो स्टांस पुल आउट आगे भी करेंगे तो रहेगा। आपका हम टेबल आगे लगा भी रहेगा। जो है वो बिल्कुल बात करने को, बैठने को तैयार रहेंगे। मलिक रियाज का क्या करना है? नैब ने इतना एलामिया जारी कर दिया है, उसके ऊपर हुकूमत अब क्या करेगी? इसके बाद वापस लाना है यूएई से, उनको नहीं लाना? देखिए जी, अगर ला सके या वो आ सके तो फिर नहीं, नैब ने तो कमिट किया कि हमने लाने की तैयारी हम कर रहे हैं, और बड़ा उनके ऊपर ये एकदम हुआ क्या है वैसे? देखिए, इसमें जो है ये जो केस है जिसका फैसला आपके सामने आया है, तो उसमें जो है वो कहते हैं ना कि अल-राशियो वल मुर्तशी किला माफिन्नार। फिन्नार वाली बात है। मामला ये है कि जहाँ पे लेने वाला कसूरवार है, देने वाला भी कसूरवार है, वजूद इसके कि उससे ये ज़बरदस्ती कोई चीज़ ली गई हो। मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि ली तो उनसे ज़बरदस्ती गई है ये चीज़ें, इसके अलावा भी उनसे ज़बरदस्ती चीज़ें ली गई हैं। इसके अलावा भी जो है ना, अंगूठियाँ भी जो है ना, वो भी ज़बरदस्ती ली गई हैं कि नहीं। मलिक रियाज से कोई ये चीज़ ज़बरदस्ती ले सकते हैं? बिल्कुल ज़बरदस्ती। वो जो एक वीडियो ऑडियो आपने सुनी होगी, तो वो जो गुफ्तगू काफ़ी वायरल हुई थी, तो कि इतने कैरेट दी क्यों नहीं, इतने कैरेट दी क्यों नहीं। लेकिन वो तो फाइलों को पहिए लगा रहे थे। वो इस केस में फाइलों को अंगूठी लगा दी। पहिए क्या होते हैं? वो अपना काम करवाने के लिए होते हैं। अगर पहिए करप्ट प्रैक्टिस नहीं है तो फिर यानी कमाल, आपका ख्याल है कि मलिक रियाज मजबूरी के आलम में ये काम कर रहा था? जी, वो तो नजरिया जरूरत के तहत कर रहा था काम, देखिए अपनी जरूरत। तो जैसे कि एक आदमी जब किसी मामले में फंसा हो तो मलिक रियाज फंसा हुआ था? साहब ये नया टेक है मलिक रियाज के बारे में, आप मुझे बता रहे हैं। नहीं, ये तो उसको मलिक रियाज ने सारों को फंसाया हुआ था। ना, इमरान खान साहब की आपने उस वक्त की बातें नहीं सुनी? तो कहते मैंने इसको छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो इसको जो है ना फांसी चढ़ा देना है इसको, ये तो ये है, ये तो वो। यानी उनकी गुफ्तगू जो है वो जैसी हमारे ख़िलाफ़, हम तो उनके सियासी मुखालफ थे, जैसी हमारे ख़िलाफ़ थी उससे बढ़ के उसके ख़िलाफ़ थी। लेकिन मलिक रियाज के केसेस तो इमरान खान से पहले के हैं ना जी? केसेस उसके तो फिर किधर गए केसेस? जो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप हुकूमत में हैं। फिर नहीं तो इमरान खान साहब के 4 साल पहले, अगर पहले के केसेस थे तो इमरान खान साहब जब आए $500 ट्रिलियन और उन्होंने कहा कि मैंने 1000 अरब का होना चाहिए था, वो जज जाके पीछे कर दिया उन्होंने। उसने कहा कि मैंने इसको छोड़ना नहीं है, तो उसके बाद फिर कैसे छोड़ दिया? तो अब वो कहते हैं मेरे पास राज है, मैं अफशा, आपकी जमात के भी राज होंगे ना उनके पास, आपके मलिक रियाज के पास बंदे शिंदे तो आपके मिलते रहे उनसे? नहीं, हमने तो उनसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई, ना हमने उनसे कोई अंगूठी ली है, ना हमने को उनसे जो है वो राब्ते तो थे ना, मतलब इलेक्शन के अंदर पैसे भी लगते होते थे। वो कहते हैं कि नून लीग के, पीपल्स पार्टी के उनके साथ थे, पीटीआई के उनके साथ थे। लेकिन आपने जो मलिक रियाज की तस्वीर दी है, मेरे लिए हैरान कौन है कि बेचारा जो फंसे है हैसियत को, कोई कभी अंगूठी दे के जान बचा रहा है, कभी ये ऐसा तो नहीं है मलिक रियाज? नहीं, मलिक रियाज वैसे तो खैर यानी साहब
वसाइल भी है और क्या ज़बरदस्त जुमला आपने किया। और नैब का एलामिया कहते हैं वो फ्रॉडिया है, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सारे वसाइल है। नहीं देखें, ये तो क्या वसाइल उसके पास नहीं है। नहीं, वो कहते हैं फ्रॉड से है ना, जो फ्रॉड के वसाइल को फ्रॉडिया के वसाइल कहते हैं। ही इज़ द रिचेस्ट। जो आप अगर पाकिस्तान के रिचेस्ट लोगों को आप देखें तो शायद मेरा ख्याल है कोई दूसरा तीसरा चौथा नंबर होगा उसका। देखो वो किस तरह उसने रिचेस बनाई है अपनी, वो एलन मस्क थोड़ी है, वो उसने बिजनेस से थोड़ी बनाई है, कब्जे करके बनाई है। राना साहब आपके बड़ा सॉफ्ट व्यू है मलिक रियाज के बारे में। नहीं, कब्जे करके यानी 100% या कब्जे में मैं नैब के प्रेस रिलीज की बात कर रहा हूं। चले नैब के प्रेस रिलीज। नैब के पास बैरिया टाउन मलिक रियाज के खिलाफ सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जे के मजबूत शवाहिद मौजूद है। इस नैब सेइंग इट, आई एम नॉट सेइंग इट। नहीं, लेकिन बात ये है कि उनके पास जो है वो, ये तो खैर ये बात वो खुद भी करते रहे हैं कि जब भी कभी उनके पास उनका किसी मामले में को उनकी पकड़ दकड़ हुई है या उनके ऊपर कोई अथॉरिटीज़ सख्त हुई हैं, तो उन्होंने जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते होते थे कि पहिए लगा देता हूँ। जी। तो पहिए तो वो लगाते रहे हैं। तो ये फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को उन्होंने पहिए लगाए हैं, तो फिर ही उस वक्त बचे हैं। तो आपके यहाँ पे आपने टायर उनके फ्लैट किए हैं नहीं किए हैं, आपने उनको पकड़ के लाना है नहीं लाना, तुरुक के वापस लेके आना है कि नहीं, ए दसो ना। देखिए, ये तो फिर इसका जवाब तो नैब दे सकता है। नैब ने अगर ये प्रेस रिलीज जारी की है तो बहरहाल फिर उन्होंने कुछ इस बारे में जो है वो कार्रवाई की होगी या इरादा रखते होंगे। अभी शायद मोर टाइम। राना साहब, मलिक रियाज के ऊपर हम बड़ी लंबी बात कर सकते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्रोग्राम हमारा जारी है नाज़रीन। आइए नाज़रीन, अब हम हमारी नज़र में जो सबसे बड़ी स्टोरी है उसकी बात कर लेते हैं। मलिक रियाज को नैब का एक नोटिस किया और उस नोटिस के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया। नोटिस के जवाब में मलिक रियाज ने एक ट्वीट किया, उसके अंदर उसने रियासत पाकिस्तान को धमकी लगाई कि अगर मेरे बारे में कुछ ऐसी वैसी बात की तो फिर मैं सारों के राज खोल दूंगा। अब जो गेंद है वो नैब के कोर्ट में है, रियासत पाकिस्तान के कोर्ट में है, हुकूमत वक्त के कोर्ट में है कि इतना बड़ा एलामिया जारी करने के बाद वो क्या एक्शन लेते हैं ऐसे शख्स के बारे में, जिसके बारे में जब हमने अखबारात सुबह के खंगाले तो एक आध अखबार के अलावा बहुत कम अखबारात ने इस बड़ी ख़बर को कवरेज दी। बाज़ तो बिल्कुल ही इज्तनाब बरत गए, बाज़ ने उसको छोटी सी खबर करके अंदर कहीं धकेल दिया, लेकिन मीडिया भी आपको खामोश नज़र आया। बड़ी सियासी जमातों की तरफ से इसके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो देखना यह है कि ये मामला किस तरफ जाएगा। हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सुहेल रशीद साहब, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, इस मामले को कवर कर रहे हैं, मलिक रियाज के केसेस समेत अदालती मामलात को देखते हैं। आपको शुक्रिया। साकिब तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया एडिटर हैं इंडिपेंडेंट उर्दू के, और जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उससे ये राब्ते में है ये जानने के लिए कि मलिक रियाज और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा तय पाया था उसके और मामलात क्या हैं, पता नहीं इनको मालूमात मिली या नहीं मिली। साकिब आपको शुक्रिया। हमज़ा अज़हर सलाम साहब सहाफ़ी हैं, एडिटर पाकिस्तान डेली, ये भी अपनी काविशों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पता चले कि मलिक रियाज और बरतानिया के अंदर जो राजदारी का मामला है वो किस हद तक राजदारी का मामला रह सकता है। इन्होंने इस स्टोरी को भी कवर किया है। और मुज़म्मिल शाह साहब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन एक्सप्रेस न्यूज़, उनका भी शुक्रिया। आप चारों मौजूद हैं यहाँ पर, तो क्विक फायर मैं स्टार्ट करूँगा साकिब आपसे। तो ये नैब का जो एलामिया, पहले इसको हम फोकस कर लेते हैं, ये कितना अहम है आपके ख्याल में, या हम थोड़े से ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मलिक रियाज का नाम आ गया है तो इस वजह से बड़ी स्टोरी है? आई थिंक अगर आप इसको पहली रीडिंग होगी ना आपकी इसकी, तो आपको लगेगा बहुत अनप्रेसिडेंटेड है कि नैब ने जो है वो बस अब फैसला कर लिया कि मलिक रियाज को अब जो है वो उन्होंने नील डाउन करना है। बट आई थिंक कि अगर हम तारीख में जाएंगे पिछले 10-11 सालों के अंदर, तो आपको 2-3 वाक़यात ऐसे मिलते हैं जब हमें लगा कि यार अब मलिक रियाज को नहीं छोड़ेंगे। आपको याद होगा अरसलान इफ्तिखार का केस था, इफ्तिखार चौधरी ने जो है वो बहुत बड़ा स्टैंड लिया उसके ऊपर, फिर बाद में कुछ नहीं हुआ। फिर साकिब निसार ने ये जो स्टार्ट किया था 460 अरब का केस हुआ, उस वक्त हमें लगा था कि मलिक रियाज को अब पकड़ा जाएगा। उस वक्त उन्होंने ऑर्डर किया था कि नैब की प्रोसीडिंग्स की जाए, वो कुछ नहीं हुआ। तो अभी जब नैब ने दोबारा किया है तो अभी जो है वो इतना ऑप्टिमिज्म नहीं है कि इस हवाले से हो जाएगा। बट मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, कल जो 2 एलामिया जारी किए गए, एक उर्दू में और एक अंग्रेज़ी में, उसके अंदर एक ग्लेरिंग डिफरेंस था जो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि वो क्यों है। उर्दू वाले एलामिया में इस बात का कहीं पर जिक्र नहीं है कि यूएई से रब्ता करके एक्स्ट्राडाइट कराने की रिक्वेस्ट की जाएगी। अंग्रेज़ी वाला जो एलामिया है उसमें स्पेसिफिक कहा गया है कि एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट की जाएगी। मुझे नहीं पता कि दोनों जो प्रेस रिलीज हैं उनकी ऑडियंस क्या है उनकी, बट ये डिफरेंस दोनों में मुझे इसमें नजर आया। सुहेल, चूंकि आजकल छोटी छोटी गलतियों के साथ डील कर रहे हैं, कभी एडिशनल रजिस्ट्रार से गलती हो जाती है, कभी प्रेस रिलीज की ट्रांसलेशन में गलती हो जाती है, लेकिन जो बड़ा सवाल है मेरा
मेरा ये कि ये क्यों एक्साइटिंग चीज़ है कि मलिक रियाज के साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप इसको स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अभी जिक्र किया कि आपको लगेगा कि बहुत कुछ होने वाला है, मलिक रियाज क्यों बड़ी स्टोरी है पाकिस्तान में? एक तो इसलिए बड़ी स्टोरी है कि मौजूदा हालात में जो बिलखसूस 190 मिलियन पाउंड का केस चला, इस दौरान इनको इस तरह से कभी भी अप्रीहेंड नहीं किया गया था कि ये फील करेंगे शायद मुझे पकड़ने की कोशिश हो रही है। इंतहाई स्पीड से इनको इश्तिहारी करा के यूँ लग रहा था जैसे इनका केस तो अलग करने की जल्दी है कि इनको तो साइड पे करें पहले। तो जो एक हम देखते हैं कि इश्तिहारी किसी को करने के लिए 2-3 महीने लगते हैं, इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। फिर ये इंक्वायरी यहाँ पर भुगत के बाहर जाने वाले भी वायद खुश नसीब हैं, अदरवाइज तो इंक्वायरी नैब की मार को जाए कोई बंदा बाहर जा नहीं सकता। और सिर्फ यही इंक्वायरी नहीं, इनके ऊपर फेक अकाउंट स्कैंडल के पेंडिंग केसेस हैं, अगरचे वो नैब अमेंडमेंट्स के बाद इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन हैं, ख़त्म नहीं हुए। आइकन टावर कराची का केस है, इसी तरह फेक अकाउंट्स के कुछ ऐसे स्कैंडल हैं जिसमें रिकवरियां हो चुकी हैं। 9 अरब रुपए अली रियाज मलिक साहब वापस कर चुके हुए हैं नैब को। तो जो एलामिया कल का है, इसमें कुछ चीज़ें तो इस्टेब्लिश्ड हैं और फैक्ट हैं कि उनके खिलाफ ये केसेस हैं। फिर जो मलीर की ज़मीन थी, जो 460 रुपए का मामला है, उसमें ये डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं। एडमिटेड फैक्ट है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था सुप्रीम कोर्ट के मजीद पैसे नहीं देंगे क्योंकि हमें मर्जी की ज़मीन नहीं मिली। 360 अरब बाकी हैं, कुछ जी बाकी हैं अब अभी इन्होंने वो भी नहीं दी। तो ये तो एडमिटेड फैक्ट्स हैं। जो साकिब ने पॉइंट आउट किया वो बिल्कुल वो डिफरेंस मैंने भी नोट किया, और फिर नैब तर्जुमान से दोबारा मैंने पूछा कि ये जो इंग्लिश वेरिएंट है ये भी आप ऑन करते हैं? उन्होंने कहा जी यस, ये भी हमारा है, क्योंकि उर्दू में ये लिखा था कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम लाए अमल बनाएंगे। वो लाए अमल बनाने की जरूरत नहीं है, वो गिवन है। वो जब नैब का बंदा इश्तिहारी हो जाता है, आप इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करते हैं, वो रेड वारंट करते हैं, वो भेजे जाते हैं बाहर, इंटरपोल के जरिए एग्जीक्यूट होते हैं और बंदा लेकर मलिक रियाज का जो माजी है, कानूनी और मुकदमाती माजी, सियासी मामलात पर भी बहस कर सकते हैं, उसके तनाजुर में ये अहम है। लेकिन अभी बड़ी स्टोरी यानी बाकी है कि इसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर मैं 1 मिनट में आता हूँ। लेट मी गो टू हमजा अजहर। हमजा, जरा इसके ऊपर बताइएगा कि आप इसको कवर कर रहे हैं इशू को काफ़ी देर से, ज़रा ये बताइएगा कि ये कितनी अहम डेवलपमेंट है। वही सवाल जो मैंने साकिब से भी पूछा और सुहेल से भी, आप इसको कैसे व्यू करते हैं? जी, मेरे ख्याल में जो नैब की प्रेस रिलीज है वो एक गेम चेंजर है, और इससे ये नज़र आता है कि जो रियासत का मौक़िफ़ है मलिक रियाज साहब के बारे में, ये काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। इसकी अगर आप कुछ बारीकियों में जाएं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला दिया गया है, डीलर्स को और इन्वेस्टर्स को भी कॉशन किया गया है कि वो ख़ास तौर पे बहरिया टाउन दुबई के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से गुरेज करें। उसके अलावा ये भी कहा गया उस प्रेस रिलीज में कि जो लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कराची के अंदर जो बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इनलीगल लैंड के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम देखेंगे, जो कि बहरिया टाउन के डीलर्स का नेटवर्क है, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। इसके अंदर काफ़ी सीरियस प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो मेरे ख्याल में कोई भी इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उनकी डिसीजन इस प्रेस रिलीज के बाद ज़रूर इम्पैक्ट होगी। लेकिन अगर आप इसको लार्जर पिक्चर में देखें तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अया हो रहा है कि जो नूस है, इट इज़ गेटिंग टाइटेंड अगेंस्ट मलिक रियाज। जी, ज़रा हम इसको भी हम तजिया कर लेते हैं। मुजम्मिल, नूस तो कितनी टाइटन है ये तो पता चलेगा जब वो पाकिस्तान में होंगे। अब जो इसका इम्पैक्ट है, जो मुझे कल से कॉलें आ रही हैं, मैंने इसके ऊपर वीलॉग भी किया, जब से स्टोरी आई, लोग कह रहे हैं जी कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स का क्या बनेगा, हमने फाइल लिए हुए हैं, हमारे घर बने हुए हैं, कौन सी बहरिया सही चलेगी, कौन सी बहरिया सही नहीं चलेगी। लेकिन मलिक रियाज तो यहाँ पे नहीं है, असासे भी शिफ्ट कर दिए हैं। अभी सोहेल ने बताया कैसे वो इंक्वायरी के बावजूद जो है वो एयरपोर्ट पे से गुजर गए, जहाँ से आपका और मेरा निकलना भी बाज़ औक़ात महाल हो जाता है। आपको 2 मरतबा चेकिंग आपकी होती है जो होनी चाहिए। तो वाक़ईतन मलिक रियाज के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा या नहीं? योर टेक। देखिए, बिल्कुल होगा, लेकिन ये परसिस्ट करता है या नहीं लॉन्गर रन में, ये बड़ा सवाल है। वो जिस तरह से कहा जाता है ना पाकिस्तान के अंदर तो कि विलन्स ऑफ टुडे आर हीरोज ऑफ टुमारो। साफ पानी केस में कौन कौन इन्वॉल्व था आज देख लें वो किधर है। इसके अलावा फवाद हसन फवाद साहब के साथ नैब में जो हुआ आप देखें वो किधर है। तो इसी तरह मुझे ये लगता है कि मसला यहाँ पर परसिस्ट करने का है। जहाँ तक हमारी इतलात में बताया जाता है वो यही है कि अलकादे ट्रस्ट केस में भी सिर्फ पैसे जो ऑफर हो रहा था वो उन्होंने नहीं लिया, और इसीलिए अगले स्टेप पे अब जाना पड़ा है। तो इस इशू के अंदर भी अगर देखा जाए वो जिस तरह कहा जाता है तो लीवन भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने नेगोशिएट कल को अगर बेहतर हो जाती है, अदरवाइज ये कारोबार आपको पता है डिबिटी बगैर नहीं चल सकता। अगर तो एक मार्केट में हेर से फैल जाती है, कोई रूमर फैल जाता है, तो लोग इन्वेस्टमेंट अपनी ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं।
तो मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से जो केयरफुल अप्रोच लेने की कोशिश की गई, यही उनको कॉस्ट कर रही है। जहाँ तक अलकादिर ट्रस्ट केस का ताल्लुक है, तो उसमें भी आप देख लीजिए शहजाद अकबर साहब के बयानात। अच्छा, ये बयानिया भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है कि ये तो शरीफ खानदान के पैसे थे, ये तो फ्लैट से आए थे और फिर उनको ट्रांसफर हुए और वहाँ आए। तो ये कोई सवाल करता है कि शरीफ खानदान के पैसे थे तो खान साहब ने बंद लिफाफों में डलवा के एडजस्ट क्यों करवा दिया जुर्माने में मलीर वाली जमीन के केस। अच्छा, मैं और उसके बाद ये आपका पॉइंट मिल गया, लेकिन मुझे आपकी ऑडियो भी फिक्स करनी है। लेकिन आपने जब तक जो बात की हमारे सामने आ गई, तो ये कॉन्टेक्स्ट तो फिर अलकादिर ट्रस्ट केस हुआ कम से कम इनके तज्जिए के मुताबिक। अगरचे जो हमने बाकी मामलात देखे उनका ताल्लुक अलकादिर ट्रस्ट केस से नहीं है। ज़मीनों पर कब्जे की बात हो रही है, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात हो रही है, फ्रॉड की बात हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को इंसाइट करने की बात हो रही है। जो मुद्दा है वो बड़ा वसी है, लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट अलकादिर ट्रस्ट के ऊपर शायद मलिक रियाज ने कोऑपरेट नहीं किया। उनको ट्वीट के अंदर ये लिखा हुआ है, तो इस वजह से उनकी दुम में नमदा कसा जा रहा है। लेकिन मलिक रियाज ने जो आज बयान जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि वो किसी भी सूरत जो है वो कोऑपरेट नहीं करेंगे इस केस में, और एक ऐसा परसेप्शन देने की कोशिश की है कि इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है कि अगर वो इमरान खान के खिलाफ गवाही दे देंगे तो उनको छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज उनको जो है वो पकड़ा जाएगा। इसमें अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं इस केस की, तो ये प्रीडेट करता है अलकादिर ट्रस्ट केस को। ये 2018 में जो है वो इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, इनफैक्ट 2016 में। तो 2018 में एक फैसला आया, 2019 में दोबारा फैसला आया जिसमें नैब को ये कहा गया कि आप इस केस को चलाएं। सो ये जो मलिक रियाज के खिलाफ केसेस हैं ये पहले के स्टार्ट हैं, सो ये प्ली नहीं ले सकते कि ये अलकादिर ट्रस्ट की। सिर्फ एक बात इसमें अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से ये है कि जो इनके खिलाफ जो न्यूज़ टाइटन होना शुरू हुई है, जिसको क्रेडिबिलिटी मिली है, वो ये एनसीए का केस था। एनसीए का केस अगर ना होता, और जुनैब की प्रेस रिलीज है उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया है कि अगर एनसीए का केस ना होता, उसी केस में वो एब्सकॉन्डर है, अगर वो ना होता तो शायद मलिक रियाज को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता। एनसीए में जब ये हुआ, जब ये पैसे पाकिस्तान आए और अभी जब इमरान खान को इस पर सजा हुई है, तो उसके बाद से जो है वो इसमें जो क्रेडिबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा। लेकिन कमाल बात ये नहीं है सुहेल के हम एनसीए पर इतना तकिया करते हैं, जबकि जराइम की जो फहरिस्त है, आप समझे इल्ज़ामात की जो फहरिस्त है, जराइम तो तब होंगे जब मुकम्मल तौर पर साबित हो चुके होंगे। जराइम की जो फहरिस्त है या इल्ज़ामात की जो फहरिस्त है वो पाकिस्तान के अंदर बनी है, ज़मीनों पर कब्ज़े पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, जुर्माने पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, दगा देने का जो अंदिया है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो पाकिस्तान का निज़ाम इतना कमज़ोर रहा बहुत दहाइयों से कि मलिक रियाज ने जिसको चाहा उसको ख़रीद लिया। पाकिस्तान में ये फ्लास तो रहे हैं, हमारे सिस्टम के अंदर बिल्कुल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो एक पॉइंट है गवाही वाला, जो आज उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, गवाही का स्टेज अलकादिर ट्रस्ट में गुजर चुका है। नैब ने अपना एविडेंस क्लोज कर चुका, उसमें सेंटेंस हो चुकी है। अब वो एविडेंस रिकॉर्ड नया होना ही नहीं है हाई कोर्ट में, अब उसी गिवन एविडेंस के ऊपर ही आगे केस चलना है। तो इस वक्त तो गवाही का अलकादिर के हवाले से तो नहीं हो सकता, कोई अलग केस डाला जाए या कुछ, तो वो अलग चीज़ है। दूसरा मार नहीं होती, आपको पता सोशल मीडिया में बड़क मार दे और ये देखे मैं डट गया हूं, तो लोग कहते हैं वो क्या बात है। लास्ट ईयर जब इन्होंने कहा था उस टाइम नैब के पास ऑप्शन था कि वो एक सप्लीमेंट्री पहला ट्वीट किया था, वो भी इसी किस्म का था। दूसरी बात, एनसीए ने जितनी भी प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी वो पाकिस्तान की कंप्लेंट पे की थी। एसेट रिकवरी यूनिट ने 2 लेटर्स लिखे थे कि जी हम यहाँ इनके खिलाफ फेक अकाउंट स्कैंडल है, यहाँ इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि आप 460 अरब रुपए जमा करवाएं, तो लिहाजा आप इनके मामलात वहाँ भी देखें, क्योंकि यह पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें इनकी सामने आ रही हैं, सरफेस हो रही हैं, और हम यहाँ पर इंक्वायरीज कर रहे हैं। तो वो तो एनसीए ने तो स्टार्ट ही हमारी कंप्लेंट पे किया, तो ये बात तो ठीक है कि हैं तो चीज़ें पाकिस्तान में इनकी चीज़ें चल रही थी, और उस वक्त भी फेक अकाउंट स्कैंडल के नाम से। क्या उन्होंने इस जो एसेट रिकवरी यूनिट का जो पहला लेटर था, क्या वो इस बेसिस पे नहीं था कि उन्होंने हसन नवाज से जो फ्लैट खरीदा उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए? लेकिन उसके साथ डिटेल ये भेजी थी कि पाकिस्तान में इनके ऊपर ये चीज़ें हैं, तो हमें सेकेंडरी। आपका पॉइंट मैं जरा जानना चाहूँगा कि एक ऐसा शख्स जो है जो इतने अरसे से निज़ाम का एक सुतून रहा और मीडिया पर उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, और वो हर किसी पार्टी के साथ इंगेज्ड है, और बाज़ औक़ात उनकी हमने जो बड़के हैं सुनी कि जी एक जेब में मेरे जो है वो 24 MNA होते हैं, दूसरी जेब के अंदर मेरे 80 MPs होते हैं, फाइलों को पहिए में लगा देता हूँ। उनकी बेगम ने पहली मतलब सच बोला होगा उनके सामने और कहा कि सोहेल बड़ा का इंटरव्यू देख रहा था कि झूठ बहुत बोलते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँ कि ऐसा शख्स जो है वो इतने अरसे से निज़ाम से बचा रहा, तो अब जब वो मुल्क में मौजूद नहीं है, निज़ाम उसे क्या बिगाड़ लेगा? बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब नैब बद्दुआएं दे सकता है अब, क्योंकि जब वक्त था करने का तो तब नहीं किया। हाँ, केसेस उन्होंने दायर किए हैं, वो क्रेडिट है, केसेस फाइल हुए। नैब का रेफरेंस आइकन टावर केस में पहला रेफरेंस था जो मलिक रियाज का नाम लेकर उनको नॉमिनेट करके फाइल हुआ, लेकिन उसके बाद जब वो चले ना उस तरह,
और वो किसी अंजाम तक ना पहुंचे तो फिर तो फायदा नहीं होता। फिर लेट तो मी ये टेक होता दिस कि क्वेश्चन मिट्टी टू हमजा। आप काफी ऑप्टिमिस्टिक थे कि ये गेम चेंजर का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। अभी तक जो हमने मुबाहिसा किया उसके पेश नज़र तो हमें ये लगता है कि जब वो इस पाकिस्तान में मौजूद था ये फर्द शख्स, उसके खिलाफ मुकदमात थे, उस वक्त निज़ाम में से वो निकल गया जिस तरह मक्खन में से बाल निकलता है। अब जब वो मुल्क में मौजूद नहीं है, उसका सरमाया बाहर ट्रांसफ़र हो चुका है, कुछ तुर्की में मौजूद है, कुछ यूएई में मौजूद है, तो अब हम क्या कर लेंगे? जी, जैसे नैब की प्रेस रिलीज में भी ये कहा गया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्सट्रेडिशन की कोशिश करेगी और किसी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए, जिस तरह मलिक रियाज साहब अब यूएई में अपनी बेस बना रहे हैं और मल्टीपल मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर उनकी होम कंट्री से उनकी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भी हो तो उनकी ग्लोबल रेपुटेशन में ये एक बहुत बड़ा डेंट आता है। उसके अलावा अभी भी हम देखते हैं कि मलिक रियाज साहब के, अली रियाज साहब के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स हैं। बहरिया टाउन अभी भी हयात है, उसकी ट्रेडिंग भी हो रही है, उसकी फाइल्स भी बिक रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टी प्राइसेस दिन ब दिन गिरती जा रही हैं। तो आई थिंक कि ये जिस तरह रोमन एम्पायर भी एक दिन गिरा था, जितनी मर्जी बड़ी कोई सुपर पावर हो, हर चीज़ को जवाल आता है, और अब ऐसा लग रहा है कि मलिक रियाज साहब इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं कि इसका कोई सोल्यूशन इन साइट नहीं। और अभी जैसे एक गेस्ट कह रहे थे कि देखें, अल कादिर ट्रस्ट केस इज ओवर, इमरान खान हैज़ बीन कन्विक्टेड, उनको 14 साल की सजा मिल चुकी है, तो अब किस विटनेस की वो बात कर रहे हैं? आज भी उन्होंने जो ट्वीट किया है, इसके अंदर उन्होंने किसी इल्ज़ाम का जवाब नहीं दिया जो नैब ने उनकी तरफ लगाया है। उन्होंने सिर्फ ब्लैकमेलिंग की बात की है कि भाई मेरे पास भी बड़े सीक्रेट्स हैं, अगर मुझे हाथ लगाया जाएगा तो मैं भी बड़ी चीज़ें बयान कर दूंगा, लेकिन ये सीक्रेट्स शायद पुरानी एस्टैब्लिशमेंट्स के होंगे, पुरानी हुकूमतों के होंगे। इस एस्टैब्लिशमेंट या इस हुकूमत के कौन से ऐसे सीक्रेट्स इनके हो सकते हैं जिसकी एक्चुअल कोई लेवरेज हो? ठीक, ये हमजा ने ज़बरदस्त बात के मुजम्मल, इस्टेब्लिशमेंट तो तब्दील हो गया है लेकिन सियासतदान तो वही है ना। सियासतदान तो पुराने हैं सारे के सारे, और मीडिया भी पुराना है सारे का सारा, और जज भी पुराने हैं सारे के सारे, ब्यूरोक्रेट्स हैं पुराने हैं सारे के सारे, लॉयर्स पुराने हैं सारे के सारे। तो और मलिक साहब की एक आदत थी कि वो रिकॉर्ड सब कुछ करते होते थे। देखें, अगर हम ये बात करें ना कि ये सब कुछ उनके साथ इसीलिए हो रहा है कि केस फैक्ट्स में बहुत सी इरेगुलरिटीज़ निकल आई हैं, तो इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि फैज साहब के साथ भी जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि टॉप सिटी केस में उन्होंने करप्शन की है, जो हम सबको मालूम है कि दैट इज़ नॉट अ फैक्ट। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर किस केस का फैसला केस फैक्ट्स पे हुआ है? पनामा केस का हुआ है। कैपिटलिज्म अकेले सील के नाम से रेमंड बेकर की किताब है, जिसमें 10 साल पहले वो बता रहा था कि ऑफशोर कंपनीज हैं। किसी ने आंख भी नहीं एक उसकी तरफ रखी जब तक पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल नहीं हुए नवाज शरीफ साहब। इसी तरह आप इस केस में देख लीजिए कि अगर तो अल कादिर ट्रस्ट से इसका कोई ताल्लुक था ही नहीं, तो फिर इसके बाद ये सब फोर फ्रंट पे सिर्फ एक वजह से आ रहा है, और वो है नॉन कोऑपरेशन। वो ये नहीं है कि करप्शन के सॉलिड फैक्ट्स की वजह से ये फैसला हो गया कि अब उनका एहतसाब करना है। पाकिस्तान में एक्सेप्टेबिलिटी इज़ अ बिग थिंग। अगर आप पॉलिटिकली नॉन कोऑपरेटिव होते हैं तो फिर उसके बाद आपका एहतसाब और लॉ अप्लाई होना आप पे शुरू होता है। तो अब जिस स्टेज पर यहाँ से एहतसाब का अमल इसीलिए है कि ही इज़ नॉट। ओके, ये एक नुकता है जिसके ऊपर हमें अब फोकस करना होगा। जब आप एक कमिट कर लेते हैं और नैब की तरफ से एलामिया सामने आ जाता है, तो आपने एक पोजीशन ले ली है और उसके अंदर आपने मौजूदा जो स्कीमें हैं उनके बारे में अबहाम रखा है, जो नई स्कीमें हैं उनको आपने वाज़ेह अंदाज से रिजेक्ट कर दिया, जो दुबई वाली स्कीम है उसको तो कह दिया है वो मनी लॉन्ड्रिंग होगी। तो आपने एक स्टैंड ले लिया और आपने ये भी कह दिया, इंग्लिश की प्रेस रिलीज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, एक्स्ट्राडाइट भी हम करेंगे। दैट्स अ बिग पॉलिसी स्टैंड। अगर फॉलो अप ना हुआ तो मलिक साहब फिर जीत जाएंगे। देखिए, फॉलो अप करने के लिए उनके पास लीगल ऑप्शंस मौजूद है, वो ये नहीं कह सकते कि लीगल ऑप्शंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान जो एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी है बिल्कुल है, वो है, सो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंटरपोल के थ्रू, जो है वो रेड वारंट्स भी जारी हो सकते हैं। इसके अलावा जो यूएई गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान की वैसे भी जो इंटरेक्शन है वो इस लेवल की है कि पाकिस्तान उन्हें कह सकता है कि यार आप इसको प्लीज़ जो है वो कंट्रोल करें। बट अगर आप जो है वो अल कादिर ट्रस्ट को वैसे देख लें इस केस के अलावा भी, सो पाकिस्तान के अंदर आपको इसके ऊपर जो डिबेट नज़र आ रही है वो अभी भी ये है कि अल कादिर ट्रस्ट केस जो है वो उसमें मलिक रियाज का कुछ खास रोल नहीं था। जो उनकी सेटलमेंट हुई थी वो लीगल सेटलमेंट थी, एनसीए ने अलाउ किया था कि इनका पैसा वापस आ जाएगा। अभी तक रियासत पाकिस्तान ने उस केस के ऊपर क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं की है। ठीक।
सो अगर उस केस के ऊपर एक लेटर के ऊपर वो क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो इतने बड़े जो है वो दावे कर रहे हैं कि मलिक रियाज के उन्होंने एसेट्स पहले जो है वो फ्रीज कर दिए और भी फ्रीज वो करते जाएंगे, तो वहां तक मेरा नहीं ख्याल कि उनकी इतनी कैपेबिलिटी है। तो मीडिया हाइप ज़्यादा है। 30 सेकंड्स फॉर यू। बिल्कुल, अगर इसको फॉलो अप की बात ठीक है, अगर फॉलो अप से पता चलेगा, अगर तौकीर सादिक को जैसे हम यूएई से लाए थे 2013 में, अगर उस तरह लाना हुआ तो फौरी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तौकीर सादिक को अलग बात के जब लाए तो उसके बाद हमने क्या किया, एक दिन नैब कोर्ट की कैंटीन में उन्होंने मुझे पकड़ लिया, जी हाँ मेरा 80 अरब का है जो मीडिया चलाता था। फिर उन्होंने दरख्वास्त दी नैब की अदालत में कि नैब से कहें, वो एलामिया साथ लगे हुए थे कि जो 80 अरब मुझसे इन्होंने रिकवर करने का दावा किया था वो कौमी खजाने में जमा करवाएं। सो देखना है कि इसका फॉलोअप क्या होगा। आपने एलामिया तो जारी कर दिया, मीडिया के अंदर मखसूस हद तक हाइप भी आपको नज़र आती है, लेकिन फॉलोअप विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मलिक रियाज के पास बिल्ली की तरह 9 जिंदगियां हैं, हमेशा बच निकलते हैं। अब देखते हैं कि बचते हैं या नहीं। फ़िलहाल तो जो तज्ज़िया है वो उनके हक में जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कहने को तो साथी हैं, इत्तेहादी नहीं है। हुकूमत पीपल्स पार्टी के वैसे चल रही है, नून के पास नंबर्स नहीं हैं, तो नून को एहतियात से चलना चाहिए। लेकिन हमें हर 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद अब लगता ये है कि पीपल्स पार्टी की जो शिकायत हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब शिकायत जो हैं वो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चली गई हैं, जो मुश्तरका मफादात की काउंसिल है उसके इजलास के ना होने पर चली गई हैं, पार्लिमान के अंदर कोरम पूरे नहीं होते उसके ऊपर चली गई हैं। तो क्या ये एक स्ट्रक्चरल मसला है या वक्ती उबाल है जो वक्त आने पर ख़त्म हो जाएगा? शाज़िया मरी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडर और सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी हमारे पास मौजूद है। शाज़िया साहबा, ये हम हर 3-4 हफ्ते के बाद ये देखते हैं, तो ये कोई आपका कैथारसिस है कि जो वाल आया होता है उसको निकालने का तरीका है, फिर एक दूसरे के खिलाफ बातें की उसके बाद फिर ठंडे हो गए? बहुत शुक्रिया तलत साहब, आपने एक बहुत अहम बात की, बल्कि 2 अहम नुकात आपने जिनका जिक्र किया। एक तो पानी की तकसीम के हवाले से है, जो कि कहा जा रहा है कि कोई प्रपोजल है वफाकी हुकूमत का दरियाए सिंध से 6 कनाल्स निकालने का, और फिर साथ ही साथ चूंकि ये इतना हसास मामला है, ऊपर से जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है आइन के आर्टिकल 153 में जिसका जिक्र है, और 154 में ये भी जिक्र है कि एटलीस्ट 90 डेज में मीटिंग हुआ करेगी। तो ये आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो वायलेट हो रहे हैं। इस तरह के अहम मामलात जो हैं वो सीसीआई में जाने जरूरी है, लेकिन हद ये है कि 11 माह गुजर गए हैं इस हुकूमत के कयाम से लेकर आज तक एक भी सीसीआई की मीटिंग कॉल नहीं हुई है। अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, जी बिल्कुल तशवीश बनती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी क़यादत के आपस में राब्ते मौजूद हैं, आप पार्लिमान में साथ बैठे हुए होते हैं, अहम कौमी मामलात के ऊपर मशावरत भी चल रही होती है, लिटरली देयर आर टेलीफोन कॉल अवे अगर पर्सनली ना भी मिले तो ये क्या मामला है कि 11-11 महीने से आइनी मामलात लटके हुए हैं? तो क्या आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इसको आप तय कर लें और ये जो पार्लिमान के अंदर जाके शिकायत करनी पड़ती हैं, टीवी पर आके बात करनी पड़ती है, वो ना हो? आई टोटली एग्री विद यू। हम हरगिज नहीं चाहते कि टेलीविजन पर या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इस तरह की बात करें। हम चाहते हैं कि जब एक फाउंडेशन हमने ले की है, जो कि खास तौर पे जिसका ओनस जो है वो इस वक्त वफाकी हुकूमत में जो जमात है नून लीग, उस पर ज्यादा है। आपको पता है अददी एतबार से गो के हमारे नंबर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन हुकूमत बनाने जैसे नंबर्स नहीं थे। तो हमने यही पेशकश की कि भाई जिसने भी वो नंबर्स हासिल किए हैं और जो हुकूमत बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, हम उनके साथ मुल्क की खातिर, स्टेबिलिटी की खातिर, मईशत की खातिर, लोगों के मसाइल की खातिर काम करने को तैयार है। नून लीग के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हमारी हुई थी। उस अंडरस्टैंडिंग का आगाज जो हुआ था वो कुछ कमिटमेंट्स पे हुआ था, वो कमिटमेंट्स भी पूरी नहीं हुई। और मुझे खुद बड़ा अजीब लगता है, मैं बल्कि बड़ा एहतियात बरतती हूँ बात करते हुए, वो कि मेरे पर एक जमात की तरफ से बड़ी अहम जिम्मेदारी है, लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ कि कोई मामलात खराब ना हो, एक जो बुनियादी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो खराब ना हो। माहौल वैसे ही कुछ ऐसे लोगों ने बिगाड़ा हुआ है जो इखलाकियात से गिर चुके हैं, जो कि सियासत में नफरत और इंतशार को प्रमोट करते हैं। तो हम इस तरह के कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे ना हमारा माजी ऐसा रहा है, ना हम आज ऐसी कोई बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये ना तलत साहब कि हम आईनी वायलेशंस को होने दें, हम कानून के हिसाब से चीजों को चलने ना दें। अब आपकी बात दुरुस्त है, हमने कहा है, बार बार स्टेटमेंट्स भी दी
हैं बतौर जिम्मेदार जो हम पार्टी के हैं, हमारे जो फोरम्स हैं वहां से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वक्तन फवक्तन चीजों का इजहार किया। उन्होंने बड़ी खास बात की है जो गौर तलब है। उन्होंने कहा जो यकतरफा फैसले हैं वो कमजोर फैसले हैं, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि अपने इत्तेहादियों को, अपने एलाइज को, वो लोग जो सीरियसली इस मुल्क के हालात पर काम करना चाह रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनको साथ लेकर चले आप और आईनी तकाजों को पूरा करें। कोई बड़ी बात तो हम नहीं कर रहे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आप ये कह सकते हैं, जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि ये सवाल जो है आपसे बनता नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर कोई ना कोई जाविया निगाह तो आपने रखा होगा, और वो ये कि ये जानते हुए कि कितने अहम मामलात हैं, ये जानते हुए कि हुकूमत के पास अपने नंबर्स मौजूद नहीं हैं, ये मानते हुए कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की उनको कितनी ज़रूरत है, ये भी डॉक्यूमेंट करते हुए कि पंजाब के मामलात से लेके आबी वसाइल की तकसीम के मामलात तक, मुश्तरका मफादात के काउंसिल के मामलात तक आपने इसको रेड फ्लैग करते रहे हैं। आपके ख्याल में दूसरी तरफ से वो जवाब क्यों नहीं आता जो मंतकी तौर पर आना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा, एक मच्योर जमात की हैसियत से हम मौका देते हैं उनको कि शायद मामलात को ठीक हो। अगर हमें सिर्फ उनके साथ डिसएग्रीमेंट्स करने होते तो वो तो 100 बातें ऐसी निकल आती, लेकिन हमें काम करना है और हमने इस मुल्क के अंदर इक्तिसादी, मुआशी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखनी है और उससे यकीनी बनाना है, तो हमें अपना हिस्सा इसमें जरूर डालना है। लेकिन अब वही बात है ना कि मैं ना मानूं वाली बात तो हम करते नहीं है। हम बहुत स्पेस दे रहे हैं कि ये हुकूमत कहीं तो जो है वो समझेगी, होश के नाखून लेगी। और आपकी बात दुरुस्त है। हैरान कुन बात यह है कि हम वजीर आजम साहब से उम्मीद करते रहे हैं कि वो अपने लोगों को कम से कम इस हद तक तो रोकेंगे कि वो जो बयानबाजी करते हैं बतौर मिनिस्टर्स वो इतनी बाज़ औक़ात गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर कि हमें तो दुख होता ही है, लेकिन जो आम लोग ऑन ग्राउंड हैं उन्हें भी तकलीफ होती है। चाहे पानी का मसला हो, चाहे सीसीआई का मसला हो, चाहे गैस के इश्यूज हो, एनर्जी में इतने मसाइल है। हम गैस के इशू पे बात करते हैं तो आपको पता है एक मिनिस्टर खड़े होके ऐवान में कहते हैं मैं गलत जवाब दूं या मैं सही जवाब दूं। अब आप मुझे बताएं, आपने ऐवान को मजाक बना रखा है, मिनिस्टर्स की हाजिरी नहीं होती है, कोरम का इशू होता है, यूं लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ कोरम के लिए वहां बैठी है। अगर पीपल्स पार्टी के अरकान निकल जाते हैं तो नून लीग के अरकान से कोरम नहीं बनता। तो यानी कि ये बहुत ही अजीब सी बातें हैं। मतलब हद ये हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि मौजूदा गवर्नमेंट की एक अहम एला है अददी एतबार से और एक मैच्योर जमात है, उसे हमें इस हद तक जाना पड़ा कि हमें अब एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस डाला है नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट में कि जी सीसीआई की मीटिंग 11 माह से नहीं बुलाई गई है, शेयर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बड़ा अहम इशू है, इस पर हमें हुकूमत जवाब दे। तो हमें वी वर कंपेल्ड टू सबमिट कॉलिंग अटेंशन नोटिस लाइक दिस। तो देखिए, जो उसूल की बात है वो तो हम नहीं करना छोड़ सकते साहब, वो तो हम करेंगे, चाहे हम उनके साथ ये ताना भी हमें मिलता है इत्तेहाद में, लेकिन ना हम पॉलिसीज बनाते हैं, ना हम कोई डिसीजंस लेते हैं, ना हम कानून साजी इस तरीके से ला रहे हैं जिस तरीके से वो ला रहे हैं। उस पर भी हमने एतराज किया कि आप यकायक इतने हसास मामलात पर कानून ले आते हैं और आप एतमाद में ही नहीं लेते अपने एलाइज को। आई हैव टू लीव इट देयर। शादी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, वाक़तन हैरान कुन बात है, जो हुकूमतें अददी एतबार से कमज़ोर विकेट पर खड़ी होती हैं, उनको जो लोग उनके एदाद पूरे कर रहे होते हैं उनको अपने शुमार में रखना होता है। अगर ना करेंगे तो फिर बात बढ़ जाएगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।